कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी विषय में कथनी और करनी पाठ के अंदर हमने स्वाध्याय के कुछ प्रश्न किए थे और विराम चिन्हों का अभ्यास किया था। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे। प्रश्न नंबर 4, कथनी और करनी में समानता रखने में मुश्किलें आती है या नहीं, चर्चा कीजिए। कथनी और करनी में मुश्किलें आती है तो हाँ, जरूर आती है। बराबर, हम कथनी और करनी में दोनों में समानता रखने में मुश्किलें तो कई सारी आती है, लेकिन हमें उन मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए और कथनी और करनी में समानता रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। बराबर, गांधी जी भी हमारे कौन है? गांधी जी राष्ट्रपिता थे। बराबर, तो राष्ट्रपिता थे तो उन्होंने भी सत्य बोलने के लिए उनका क्या कहना था? तो उनका मानना था कि हमें सच्चाई का साथ देना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। इस आदर्श पर चलते चलते उनके जीवन में कई सारी मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने उस बात से हटे नहीं, उस बात पर अड़े रहे और उन्होंने आजीवन सत्य बोलते रहने चाहिए, उन्होंने पालन किया। बराबर है, तो मुश्किलें तो आती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? कथनी और करनी में समानता रखने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। 5वां प्रश्न है, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लीजिए। यहाँ पर परिच्छेद दिया गया है और उसके आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो हम करेंगे। आप शुद्ध हृदय से इस बात पर विचार करें कि माता, मातृभूमि और मातृभाषा का आप पर भी ऋण है। हमारे ऊपर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। एक जननी आपको जन्म देती है, एक की गोद में खेल कूद कर और खा पी कर आप पुष्ट होते हैं और एक आपको अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देकर आपको सांसारिक जीवन को सुखमय बनाती है। जिसका आप पर इतना उपकार है, उसके लिए कुछ करना क्या आपका परम कर्तव्य नहीं है? एक जननी आपको क्या देती है? आपकी माता आपको जन्म देती है। मातृभूमि की गोद में हम खेलते हैं, कूदते हैं और उसी पर हम खा पी कर बड़े होते हैं। और दूसरा है मातृभाषा, जो हमें अपने भावों को प्रकट करने की शक्ति देता है। बराबर है, तो इसके लिए हमारा ये तीनों जो है, हमें तीनों का हमारे ऊपर बहुत ही उपकार है, तो हमें भी उसके लिए कुछ करना चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। प्यारे भाइयों, उठो, आलस्य छोड़ो, काम करो और अपनी मातृभाषा की सेवा में तत्पर हो जाओ। इस व्रत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान है। तो हमें हमारी आलस्य को छोड़कर काम करना चाहिए और अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। और इस व्रत का पालन करना क्या है? तो तलवार की धार पर चलने के समान, यानी कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन वो हमें करना है, मातृभाषा की सेवा करना। अत्यंत खेद का विषय है कि आज अधिकांश भारतवासी अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं। वे अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि अत्यंत दुख की बात है कि हमारे भारत के लोग अपनी मातृभाषा की उपेक्षा करते हैं और क्या करते हैं? तो अंग्रेजी बोलकर अपने अहंकार तथा दूषित मनोवृत्ति का परिचय देते हैं। आज हम जहां देखें तब वहां अंग्रेजी की बोलबाला, अंग्रेजी बोलने का क्रेज है। बराबर,
लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमारी मातृभाषा का सम्मान करना चाहिए। जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है उसे कभी देशभक्त नहीं कहा जा सकता। यहाँ पर कहा गया है कि जो अपनी मातृभाषा का तिरस्कार करता है, उसकी उपेक्षा करता है, वो कभी भी सच्चा देशभक्त नहीं कहा जा सकता है। बराबर है। तो अब हम इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं वो करेंगे। प्रश्न है पहला, हम पर किस किस का ऋण है? तो जवाब क्या आएगा? हम पर माता, मातृभूमि और मातृभाषा का ऋण है। बराबर, जो आपके जो परिच्छेद में है वहां दिया ही गया है। दूसरा प्रश्न है, माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? माता का ऋण हमें क्यों अदा करना चाहिए? क्योंकि वो हमें जन्म देती है, वो हमारी जननी है, जन्मदाता है, इसके लिए हमें उसका ऋण अदा करना चाहिए। तीसरा प्रश्न है, किस व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन है? तो जवाब क्या आएगा? हाँ, मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा में तत्पर रहना हमारा कर्तव्य है, और इस व्रत का पालन करना अत्यंत ही कठिन है। बराबर, मातृभाषा पर गर्व करना और उसकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये जो व्रत का पालन करना है वो अत्यंत ही कठिन है। चौथा है, किसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता? तो जवाब आएगा, जो मातृभाषा का तिरस्कार कर अंग्रेजी बोलने में गर्व अनुभव करता है उसे देशभक्त नहीं कहा जा सकता है। पांचवा है, गद्यांश को उपयुक्त शीर्षक दीजिए। यहाँ पर जो हमें पैराग्राफ दिया गया है, परिच्छेद दिया गया है, उसे हमें शीर्षक देना है। तो क्या आएगा शीर्षक? तो शीर्षक आ सकता है सच्चा देशभक्त, अथवा तो सच्ची मातृभक्ति, या फिर मातृभूमि और मातृभाषा, ऐसे शीर्षक आ सकते हैं। आगे है स्वाध्याय। उसमें पहला प्रश्न है, अंदाज अपना अपना। कथनी और करनी में अंतर विषय पर अपने विचार लिखिए। यहाँ पर कथनी और करनी विषय पर हमें अपने विचार लिखने, तो वो आपको लिखना है कि कथनी और करनी में क्या अंतर है, और हमें उसका क्यों पालन करना चाहिए। कथनी और करनी में हमें समानता क्यों रखनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर बात करनी। तो यहाँ पर मेरे विचार से मैं मानती हूँ कि कथनी और करनी में एकता रखना वीरों और सज्जनों का काम है। कथनी और करनी उसी की एक हो सकती है जो सत्यवादी, निर्भय और साहसी होता है। चरित्रहीन, डरपोक लोग अपनी कथनी और करनी में एकता कभी नहीं रख सकते। ये मेरे विचार है, आपको अपने विचार लिखने हैं। बराबर। दूसरा प्रश्न, कथनी और करनी में अंतर विषय पर आपके दोस्तों ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए। अभी आपके दोस्त ने कथनी और करनी विषय पर क्या विचार लिखे हैं वो आपको पढ़ना है। बराबर है। अब आगे तीसरा प्रश्न है, करके दिखाइए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए। यहाँ पर कोष्टक दिया गया है, उसमें से हमें उचित शब्दों के ऊपर गोल बनाना है और फिर उन्हें जोड़कर वाक्य बनाना। जैसे एक यहाँ पर बनाया गया है उदाहरण के रूप में, फूल तोड़ना मना है, तो वाक्य क्या बना? फूल तोड़ना मना है। बराबर, इस प्रकार वाक्य बना है। तो दूसरा हम बनाएंगे, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। बराबर, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। इस प्रकार दूसरा वाक्य बनेगा। फिर आएगा सबको, फिर करनी, कथनी में समानता रखनी,
फिर क्या आएगा, वो सबको अपनी, बराबर है, सॉरी क्या आएगा, चाहिए, बराबर। तो उसके ऊपर हमें गोल बनाना है, सबको कथनी करनी में समानता रखनी चाहिए। इस प्रकार दूसरा वाक्य बनेगा। फिर तीसरा है, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। क्या बनेगा, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। इस प्रकार तीसरा वाक्य बनेगा, बराबर है। अब हम आगे देखेंगे। आगे है भाषा सज्जता, पढ़कर समझिए। यहाँ पर हमें पैराग्राफ दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे। रामजी भाई ने भैंस खरीदकर दूध घी बेचा और उसके गोबर की खाद से खेतों की उपज भी बढ़ाई। यह तो आम के आम और गुटलियों के दाम वाली बात हुई, बराबर। रामजी भाई नाम का एक व्यक्ति है जिसने भैंस खरीदी और उस भैंस का वो दूध और घी बेच देते हैं और उसका जो गोबर होता है उसकी खाद बनाकर उन्होंने क्या किया, तो खेती की उपज भी बढ़ा दी। इस प्रकार उन्हें दोनों तरफ से लाभ होने लगा। इसके लिए यहाँ पर एक कहावत का प्रयोग हुआ है कि आम के आम और गुटलियों के भी दाम, यानी कि दोनों तरफ से लाभ होना। यहाँ रामजी भाई भैंस के दूध को बेचकर पैसे कमाते हैं, पैसे के गोबर की खाद बनाकर उसका भी उपयोग कर लेते हैं। इस प्रकार दूध और खाद दोनों का उपयोग करके मुनाफा कमा लेते हैं। जैसे कि आम खाकर उसकी गुठलियों का भी उपयोग किया जाए, दोनों प्रकार से लाभ होने पर यह लोकोक्ति कही गई है कि रामजी भाई दोनों तरफ से लाभ उठाते हैं, दूध और घी बेचकर और उनका खाद बनाकर दोनों तरफ से मुनाफा कमाते हैं। तो इसी लिए यहाँ पर ये लोकोक्ति का प्रयोग हुआ है। लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में रूढ़ हो गई हो ऐसी बात या उक्ति को कहावत कहते हैं। लोगों के अनुभव पर आधारित और बाद में समाज में वो रूढ़ हो गई हो, यानी कि स्थापित हो गई हो, ऐसी बात या उक्ति को क्या कहते हैं, कहावत कहा जाता है। ऐसी अनेक सारी कहावतें हमारे समाज में प्रचलित है, बराबर। पढ़कर समझिए। यहाँ पर दूसरे कहावत दी गई है, दूसरी कहावत दी गई है, वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आम के आम गुटलियों के दाम, यानी कि दोहरा लाभ होना, दोनों तरफ से लाभ होना। जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों के अनुसार फल मिलना। जैसा हमारा कर्म हो उसी के अनुसार हमें फल मिलना, फल मिलता है। तब ऐसी लोकोक्ति का प्रयोग होता है कि जैसी करनी, जैसा काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अच्छे काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे काम करोगे तो बुरा फल मिलेगा। तीसरा है, साच को आज नहीं, सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। जो सच्चाई के राह पर चलता है उन्हें कोई डर रहता नहीं है, वह साच को आज कभी नहीं आती है। चौथा है, काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना। कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं हो तो उसके लिए यह कहा जाता है कि उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। मतलब कि अक्षर कैसे होते हैं, तो काले होते हैं, लिखावट कैसी होती है, काले रंग की होती है। तो उसके लिए कहा गया है भैंस भी काले रंग की होती है, इसके लिए कहा गया है कि काला अक्षर भैंस बराबर, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई भी बात कहो या पढ़ो। आगे है, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और उनके नीचे, कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है, तो वो हमें पढ़ना है और फिर उसे समझना है। पहला है, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। यहाँ पर अहिंसा शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है।
दूसरा है पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन। यहाँ पर चढ़ाई शब्द के नीचे रेखा खींची गई है। तीसरा है हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। यहाँ पर विनम्रता शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई है। चौथा है महात्मा बुद्ध ने शांति, दया और प्रेम का संदेश दिया है। यहाँ पर शांति, दया और प्रेम के नीचे रेखा खींची गई। पांचवा है क्षमा वीरों का आभूषण। यहाँ पर क्षमा शब्द के नीचे अंडरलाइन की गई। तो ये सारे शब्द क्या है? तो ये सारे शब्द भाव दर्शाते हैं, बराबर, गुण या दोष दर्शाते हैं, बराबर। तो हम पढ़ेंगे आगे। उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द अहिंसा, चढ़ाई, विनम्रता, शांति, दया, प्रेम, क्षमा आदि शब्द जो है वो क्या दर्शाता है? तो गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। और जो गुण, दोष, भाव, दशा का बोध कराता है उसे क्या कहा जाता है? उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। हमने संज्ञा के संज्ञा टॉपिक के अंदर हमने ये पढ़ा है, बराबर। जो शब्द गुण, दोष, भाव और दशा का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहा जाता है, बराबर है। तो ये सारे शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा है, बराबर है। आगे है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते। आगे है निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा के चौकोर पर सही का निशान कीजिए। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा दी गई और उसके साथ भी दूसरे शब्द दिए गए। तो जो भाववाचक शब्द भाववाचक संज्ञा दर्शाते हैं जो शब्द, उसके ऊपर हमें सही का निशान करना है। सच्चाई, सच्चा, ऊंचाई, ऊंचा, बचपन, लंबाई, अमीरी, लड़ना, बुढ़ापा, गंगा आदि शब्द हमें यहाँ पर दिए गए हैं। तो उसमें कहाँ हमें कौन से भाववाचक संज्ञा है वो हमें पहचानना। तो उसमें है पहला है सच्चाई, बराबर। सच्चाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है क्योंकि वो गुण का बोध कराता है। सच्चा ये कोई भाववाचक संज्ञा नहीं है। दूसरा है ऊंचाई, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो उसके ऊपर हमें सही का निशान करना है, बराबर। फिर है बचपन, तो वो भाववाचक संज्ञा है। फिर है आगे लंबाई, अमीरी और बुढ़ापा, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा है, बराबर है। आगे है निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए, रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर वाक्य दिए गए हैं वो हमें पढ़ना है। पहला है रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। यहाँ पर भीड़ के नीचे रेखा खींची गई है। दूसरा है बच्चों की टोली होली खेलने निकली। यहाँ पर टोली के नीचे अंडरलाइन की गई है, रेखा खींची गई है। तीसरा है सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। यहाँ पर सभा शब्द के ऊपर हमें अंडरलाइन की गई है। तो ये सारे शब्द क्या दर्शाते हैं वो हम देखेंगे। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द भीड़, टोली और सभा समूहवाचक संज्ञा कहलाते। ये सारे जो शब्द है वो क्या कहलाते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहलाते, क्योंकि यहाँ पर समूह की बात की गई है। भीड़ यानी कि समूह है। यहाँ पर टोली तो वहां भी समूह है लोगों का। सभा तो वहां भी समूह, एक से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो सारे हैं वो समूहवाचक संज्ञा कहलाते। ये भी हमने संज्ञा के टॉपिक के अंदर व्याकरण में हमने सीखा है, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों यहाँ पर हमारा चौथा पाठ समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।